सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्विक इजी लॉ। देखो, आज हम जो है ना इस वीडियो के थ्रू ये चेक कर रहे हैं कि यूजीसी नेट लॉ के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन, ठीक है। प्लस उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर पीवाईक्यू लगा रखे हैं। पीवाईक्यू क्या मतलब, जो जो लास्ट पेपर हुआ था जो लीक हो गया, उसमें कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, और प्लस इन क्वेश्चंस को ना आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या इनका लेवल था डिफ़िकल्टी का, या आपकी तैयारी कैसी है, आप ये कैसे असेस कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये क्वेश्चंस है ना, उससे आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये बुक है परीक्षा मंथन, इससे मैंने पढ़ा था। परीक्षा मंथन के अंदर मोटे मोटे नेट के ना 5 से 6 सब्जेक्ट्स ही कवर हैं, सारे कवर नहीं है। तो अगर कोई जुडिशरी एस्पिरेंट है तो आपसे बुक लेंड कर सकते हो उससे कि भाई ले लो, अगर पैसे नहीं है या आपको एक्सपेंसिव लग रही है, कुछ ऐसा टाइप्स है। और अगर यार परीक्षा मंथन नहीं लेना चाहते या कुछ ऐसे कंडीशन है कि मैं नहीं ले सकता कुछ ऐसे, तो यार मैं आपको एक सही बताऊँ, उससे भी एक अच्छी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप यकीन मानो, परीक्षा मंथन से अगर आप 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो ना, तो आराम से वही 2 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू से भी कर सकते हो। रीज़न बताता हूँ कैसे। पीवाईक्यू आपकी मेहनत कैसे कम कर देता है, आप ये जो क्वेश्चंस देखना, ये जो केस लॉज आए हैं ना 4 के 4 जो पूछते हैं कि इनमें से एक बताओ, ये सारे के सारे पीवाईक्यू से ही उठ के आते हैं एज इट इज़। तो अगर आपके पास परीक्षा मंथन आप नहीं ले पा रहे, तो आप ये मानो कि आपके पास ब्लेसिंग है कि अच्छी बात है आप नहीं ले पा रहे, आप पीवाईक्यू पे चले जाओ, पीवाईक्यू आप अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यार, अगर आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, आप बिना सिलेबस के मत पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही बहुत बड़ा होता है, बेयर ये जो सिलेबस है ना, सिलेबस में उन्होंने 10, हर उसमें 10 यूनिट्स डिफ़ाइन कर रखी हैं कि भाई ये 10 यूनिट्स आती हैं, तो आप बस उन 10 यूनिट्स पे ही फोकस करो, आप ऑटोमेटिकली आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी शुरू। तो आप शुरू करते हैं, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि कौन से इन्होंने क्वेश्चन आए हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ये, देखो। अब इसके अंदर क्या है, ये क्या है, ये भाई ये केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर ना जब भी कभी केस लॉ आप पेपर में देखो, सबसे पहले ना आप वो वाला केस देखो जो आपने पढ़ा हो या जिससे आपको थोड़ा बहुत तुक्का हो। तो इसमें ना सब लोगों ने कॉमन कॉज वाला केस पढ़ा होगा, बार 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 ये केस बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो कॉमन कॉज वाला जो है, इससे जो है ये पूरा का पूरा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। इसका ये मेरे ख्याल से बी का 3 है, राइट टू डाई विद डिग्निटी है ये, ठीक है। तब यहाँ मैंने बी का 3 लिखा हुआ है। ये सब ने पढ़ा है कॉमन कॉज वाला, और ये भी ना हमें भीना भीना याद होता है कि हमने पढ़ा है। तो आप इजीली जो है ना ये वाली चीज़ आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओ यार, ये शाह फैज़ल है, ठीक है, लेटेस्ट, ठीक है, ये शाह फैज़ल है। हमें पता चल रहा है बंदा भाई क्या है, इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है। अब मेरे को बात बताओ, जब यहाँ ये जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, आपको नहीं लगता हाई चांसेस हैं कि ये बंदा क्या जो है केस लॉ है इससे मिलेगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यार, कि बहुत बार ना यूजीसी नेट में जो है ना, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कि आपको सारी चीज़ें रट के जानी है। अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिकल हो ना, आप इजीली जो है बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही बिना पढ़े ही कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये है पवन कुमार गुप्ता वाला, अब ये पवन कुमार गुप्ता बच गया, इसके बाद हमारे कौन से ऑप्शन रह गए। अब ये पवन कुमार गुप्ता वाले से ना मैंने ये वाला केस पढ़ा हुआ था, निर्भया गैंग रेप वाला केस। तो आप इससे ये चीज़ सही कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यार जनहित अभियान का कोई भी इससे आपको लिंक नहीं लगेगा। जनहित अभियान मतलब समझ रहे हो, जनहित मतलब जो द थिंग दैट इज़ बीइंग रिलेटेड टू और कंसर्न विद द सोसाइटी एज अ होल। अब मुझे एक बात बताओ, जब किसी पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता इसका ऑप्शन जो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द ईडब्ल्यूएस कोटा होना चाहिए। तो यार अगर आपको पेपर में नहीं भी आ रहा ना, और आप थोड़ा भी दिमाग लगा रहे हो, आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। अब जैसे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाला एक क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा था, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज़ ब्रॉट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विद लेजिस्लेचर, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर विदाउट लेजिस्लेचर। अब आप अगर थोड़े भी न्यूज़ वगैरह फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको एक ये चीज़ समझ आएगी, अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ देखते हो कि जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, और इसी के कारण ही ना इतने ज़्यादा इनकाउंटर्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ के इलेक्शंस को अफेक्ट करना चाहते हैं टेररिस्ट। तो अगर आपको ये वाली चीज़ भी पता हो, तो आपको क्या समझ आ जाएगा कि यार बी होने के चांसेस कम है। अब या तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, ठीक है, बी होने के चांसेस कम है, तो या तो आपका ऑप्शन बी हट जाएगा, यहाँ से बी हट गया। अब बच्चा सी और डी, और यहाँ हुआ ए और सी। तो ये जो बवाल मच रहा था ना, ये डीलिमिटेशन वाला, ये भी जो है एक तरीके से न्यूज़ में थे चीज़, इसलिए इसका इसका जो आंसर है सी और डी हो गया।
तो मैं आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ, मुझे पता है यार, और ये आंसर्स ना एक बार आप भी चेक कर लेना, मैं आंसर चेक करके आया हूँ, बाई चांस मुझसे गलती भी हो सकती है, ठीक है, ऑल्दो मैंने चेक किए हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना, मैं आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली ना एलिमिनेशन को फॉलो करो, और वहाँ ना आपके ऊपर स्ट्रेस होगा बहुत ज़्यादा कि यार बहुत जल्दी टाइम जा रहा होगा, बहुत जल्दी टाइम जा रहा होगा, तो आप ठंडे दिमाग से पहले लॉ का पेपर अटैम्प्ट करो, फिर पेपर वन हमेशा अटैम्प्ट करना। अब आओ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ था। अब जैसे आर्टिकल 19(1), मैंने आपको क्यों कहा कि यार आप कॉन्स्टिट्यूशन का ना बेयर एक्ट लो, और अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आपके पास लूसेंट पड़ी है ना, लूसेंट, तो अब ये मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बेयर एक्ट भी पढ़ो, लूसेंट भी पढ़ो। जैसे लूसेंट में ना काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं एक्स्ट्रा, जैसे हल्के फुल्की चीज़ें, जैसे केस लॉ के बारे में कुछ अगर उन्होंने दे रखा है, वैसे लूसेंट में केस लॉ नहीं दे रखा होगा, ये परीक्षा मंथन में दे रखे हैं केस लॉ अच्छे से। तो लूसेंट में क्या होता है ना, जैसे रिट्स विट्स एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ थोड़ी लूसेंट फ़ायदेमंद हो गई। तो अगर आपके पास बेयर एक्ट है, आप बेयर एक्ट पे स्ट्रेस करो, ठीक है। अगर परीक्षा मंथन है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर इसका सिर्फ एक ही नुकसान है, इसमें यूजीसी नेट से रिलेटेड सिर्फ 5 से 6 जो हमारे यूनिट्स हैं वहीं कवर्ड है, सारे कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर अब मैं ये मान लूँ आपके पास बेयर एक्ट है सिर्फ, ठीक है, आपने बेयर एक्ट से ही तैयारी की है, तो यार मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन से ना हमें ये चीज़ पता लगती है कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इनमें से जो भी, जिसमें भी कुछ भी क्रोनोलॉजी की बात हुई हो ना, और क्रोनोलॉजी आपको कैसे पता लगानी है, पेपर के बाद तो मैं हर कोई समझदार हो जाता है, मैं भी समझदार हो गया, जहाँ जो है ना लाइन से कोई चीज़ मेंशन्ड हो, ठीक है। जैसे सपोज कर लो जो है आर्टिकल 14-15 में लेटस अज्यूम रिलीजन लिखा हुआ है पहले, फिर रेस लिखा हुआ है, फिर कास्ट लिखा हुआ है, फिर सेक्स लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मुझे पक्का नहीं पता। तो आपको ये क्रोनोलॉजी पसंद हो, जहाँ पता हो, जहाँ जहाँ कुछ भी ऐसी क्रोनोलॉजी फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी में लिखी है, आप उसको अपने आप याद कर लो, चाहे वो कोई भी आर्टिकल क्यों ना हो, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो, अब इसको पढ़ते हैं यार, ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई आर्टिकल 19(1) की क्रोनोलॉजी जो है आप अरेंज कर दो, बस जिसको आता होगा उसको आता होगा, जिसको नहीं आता होगा उसको नहीं आता होगा, ये इतना सिंपल सी चीज़ आई हुई थी पेपर में, एज सिंपल एज दैट। अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर हाँ, अगर किसी भी अलग आर्टिकल में कोई भी क्रोनोलॉजी या कोई भी मोर देन 2 वर्ड्स मैंशनड है, तो यार ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको अब पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। ज़रूर रिपीट होंगे आर्टिकल्स जो हैं, मिलते जुलते लेकिन रिपीट होंगे, हूबहू नहीं रिपीट हो गया कभी भी, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है, पेपर को हम ऐसे एनालाइज करते हैं। आर्टिकल 65, अब देखो इस पे जो है आर्टिकल 65 पे मैंने एक चीज़ देखी है यार, हमें ना, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, कॉन्स्टिट्यूशन की में टोटल आए थे, आप मोटा मोटा ये लगा लो 25 क्वेश्चंस। मैं आपसे ये नहीं कहता आप 25 में से 25, अगर आप 18 भी खींच के ले गए ना यार, आपके एटलीस्ट नेट तो निकल जाएगा। तो जो ऐसे क्वेश्चंस आ गए जिसमें हमें कुछ भी नहीं आ रहा, या हमने वो केस लॉ जो है बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, तो उनको आप इग्नोर भी कर सकते हो। मैं आपसे ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि यार आप 25 में से 25 लाओ, मैं आपसे कह रहा हूँ यार आप नेट निकाल लो, ज़्यादा होशियार हो तो जेआरएफ निकाल लो, एज सिंपल एज दैट। मेरी तो सबसे पहली क्राइटेरिया ये है कि बच्चे नेट निकाल लो, ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब जैसे ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट हेल्ड आर्टिकल 14 आर इंपॉर्टेंट सोर्स टू राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंड दी एडवर्स इफेक्ट। अब देखो ये जो मेरे को बस एक ये चीज़ इसके अंदर से, सही बात बताऊँ मैं भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाता, पर मैं इनमें हटता, ये एडीआर वाला जो है ये मैं पक्का हटा देता, ये इससे रिलेटेड नहीं हो। और एक ये कुलदीप कुमार वाला अगर ये जो है, इस पे मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ, तो मैं जो है ना, मैं भी अगर ये जाता तो मैं 2 और 4 के बीच में ही जाता, ठीक है। ऑथेंटिसिटी जो है मैंने ये चेक किए हैं ऑनलाइन जाके कि यही है, ठीक है। स्टिल फिर भी यार एक बार आप आंसर चेक कर लेना अच्छे से, मैंने ऑल्दो चेक किया है, मैं फिर भी लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता आपके फ्यूचर के साथ। अब देखो, अब आ गया 73। आपको पता है पेपर पे ना आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप पूरा का पूरा पढ़ो। अगर आप इसके अंदर देखो, प्रैग्मेटिक फेडरलिज्म, जहाँ कुछ ऐसा वर्ड आ जाए ना फेडरलिज्म से रिलेटेड, तो जो है हमारे यहाँ लाइब्रेरी में जो है सीआरएल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो उसमें हमेशा हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमेशा एक चीज़ बताते थे यार, जब कुछ भी समझ ना आए ना, बिल्कुल तुम्हें गेस मारना हो तो बिल्कुल वाइल्ड गेस कभी मत मारना कि केस का नाम नहीं पता तुमने टिक कर दिया। जो तुम्हें मोस्ट फेमस केस लगे ना, तुम हमेशा उस पर ही जाना, स्पेसिफिकली जब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हों, जो तुम्हारे को टर्मिनोलॉजी पता हो। तो इसमें जो है यार हमने जो ये गेस लिया था
हमने ये एसआर बोमई वाला ही गेस लिया था कि एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला, ठीक है। प्लस यार यहाँ फेडरलिज्म से रिलेटेड बातें हुई हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड बात हुई थी? फेडरलिज्म से रिलेटेड बात हुई थी। चीज़ और उन्होंने बताई थी, जहाँ ये बिहार वाले केसेस जो मैंने पढ़े हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा ना, जब वो प्रेसिडेंट अपने आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा देते थे, ये ज़्यादातर जो है उनसे रिलेटेड होते थे। पर अब मेरे को डीसी वादवा का नहीं पता, मैं आपको बिहार से रिलेटेड बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा कुछ बिहार से रिलेटेड मुझे दिखता है ना, मेरे दिमाग में एकदम से ऐसे वाले केस लॉ आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। अब देखो, अब दो क्वेश्चन हैं, ये एक 83 और ये 84। अब देखो, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरे को एक बात बताओ, हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट है, अगर आपको नहीं भी समझ आए पेपर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर कैसे हुआ भाई? बाई कैमरल मतलब यह द्विसदनीय, मतलब दो सदन, दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया बी तो है ही, तो ये क्या है, सेकंड वाला एलिमिनेट हो गया। अच्छा, क्या आप मेरे को एक बात बताओ, कभी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्री एविडेंस ऑफ प्रेसिडेंट होगी? क्यों? अगर आपने एलएलबी में थोड़ा भी पढ़ा हो ना, तो दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, एक पार्लियामेंट्री और दूसरा होता है प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी वाला भी एलिमिनेट हो गया, तो जहाँ जहाँ ए है वो भी एलिमिनेट हो गया, और ए एलिमिनेट हो गया तो बचा क्या? बी, सी और डी, सिंपल सी बात है। यहाँ ये जो है, ये यहाँ जो है, ये यहाँ टिक हो जाएगा, सिंपल। मतलब पेपर में ना यार, आप यकीन मानो, जिन लोगों को क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं ना, घर बैठ के ना हर क्वेश्चन बहुत ईजी लगता है कि यार ये आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पर पेपर में जब स्ट्रेस आता है ना, हाथ पैर फूल जाते हैं सिंपल क्वेश्चन करने में भी, ठीक है। अब 84 आता है, अब 84 पे जाते हैं। देखो 84 में क्या है, इसमें क्या है, आर्टिकल 32। मैंने पीछे आपको कहा था ना, आप फंडामेंटल राइट्स, स्पेसिफिकली मैं आपसे कह रहा हूँ, और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर कोई भी 2 से 3 वर्ड्स दिए हैं क्रोनोलॉजी में, ठीक है, आप उसको उसी क्रोनोलॉजी में भाई साहब याद कर लो। आप देख लो आर्टिकल 32 में इन्होंने क्या पूछा था भाई, इसकी क्रोनोलॉजी, तो जिसने ये याद किया ना, HMPQC, हैबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन क्यू वारंट और सर्शोर है, तो भाई उस बंदे का ये क्वेश्चन जो है सही हो गया, और जिसने नहीं याद किया उसका क्वेश्चन हिल गया। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है यार कि हमारे को आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जो है वो चीज़ें याद करनी है, क्रोनोलॉजी से रिलेटेड उनके नंबर या अंदर कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब ये है 95, इसमें मैं कहूँगा यार कोई बात नहीं, अगर एक ही ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने आर्टिकल 311 का 2 नहीं पढ़ा, ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, मैं कहता हूँ 25 में से ना आप 20 भी कर लो, बहुत है। ये मत देखो कि यार, अब देखो मैं तो घर पे हूँ, मैं गूगल से इसको तुरंत देख लूँगा, तो कुछ बच्चे क्या है, डीमोटिवेट हो जाएंगे कि यार ये 2 क्वेश्चन नहीं हुए। यार हमें हर आंसर नहीं अटेम्प्ट करना होता, हमें वहाँ पेपर क्लियर करना होता है। 2 बार मेरा नेट हो ही चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा एक ही चीज़ है, कम पढ़ो पर सही पढ़ो, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो केसेस दैट फॉल विद इन दी सेकेंड, तो इसका आंसर जो था वो ये वाला था, ठीक है। ये मैं आपको रिलैक्सेशन दे रहा हूँ कि कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे या कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी डेप्थ में ना क्या होता है, हमारे पास टाइम कम होता है नेट का पढ़ने के लिए। कभी कोई बंदा जॉब कर रहा होता है, कोई बंदा जुडिशरी का पढ़ रहा होता है, आप अगर आप सोलली नेट का पढ़ रहे हो भाई पूरा दिन रात एक करके, ठीक है, तो 6 महीने से लेकर 8 महीने आपको लगेंगे, तब ठीक है, आप ये वाला आर्टिकल जो है आप देख सकते हो। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में जल्दी नेट निकालना है, तो कुछ क्वेश्चंस को आप एक्सक्लूड कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब आ जाओ 100 पे। 100 यार, ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस में से है, आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। ये आर्टिकल्स जो है ना, ये सुपर इंपॉर्टेंट, इन्होंने आर्टिकल्स जो है, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं पूछा है जो टफ़ हो, ये बहुत ही ईजी आर्टिकल है। अगर अगर जो वो बुक है ना जो मैं आपको कह रहा हूँ 5 से 6 वाली, परीक्षा मंथन एक है, अगर ले सकते हो तो अच्छी बात है। उसके अंदर जो है ना ऐसे आर्टिकल्स कवर्ड है, या कोई भी अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी ऐसी तैयारी कर रहे हो, तो यार ये आर्टिकल तो ना हर किसी को पता होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, अब इस क्वेश्चन से आप क्या सीख सकते हो, ये तो हमको पता है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो नेक्स्ट बार हाई चांसेस हैं कि आपसे 251, 252 इसको पूछे और मैच द फॉलोइंग करवा दे कि भाई इन सब आर्टिकल्स में क्या चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप जो है अपना प्रिपेयर करके चलो, हमेशा तैयार रहो कि अगली बार जो है एग्जामिनर या टीचर क्या सोच सकता है उस हिसाब से। अब 102, ये डायरेक्ट क्या है, ये क्या है, अब ये शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यार शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद करने के लिए भी ना एक न्यूमोनिक नाम की चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है, गूगल पे जाके सर्च करना, वो आपको याद करवा देगा। अब ये शेड्यूल्स दे रखे हैं इन्होंने, आपने शेड्यूल पढ़े हो तो ठीक है, इससे मैच कर देंगे, सिंपल है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्यों? क्योंकि यार
जब आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना किसी भी बुक से, किसी भी, जैसे अगर आप परीक्षा मंथन से ही पढ़ लोगे, तो सबसे पहले के 2 पेजेस में ही ना वो लोग शेड्यूल्स के बारे में बता देते हैं कि भाई शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नए हो, मैं आपसे नहीं कहूँगा आप परीक्षा मंथन लो यार, किसी बंदे से कहो फोटोकॉपी करा दे एटलीस्ट कॉन्स्टी का पार्ट, मोर देन इनफ है। कॉन्स्टी का पार्ट आप बेयर एक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट उसमें मेंशन है वो आप फोटोकॉपी करवा लो, बस सिंपल। नई मत खरीदो, खामा का 680 रुपये फूकेंगे आप लोग। अच्छा अब देखो, अब नीचे आओ। अब मुझे एक बात बताओ, 103, मैं आपको सही बात बताऊँ, सबसे इजी क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड विद रोहिंग्या रिफ्यूजीज। रोहिंग्या कहाँ से हैं भाई साहब, म्यांमार से आए हैं। ठीक है, कौन से लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं बेचारे। ठीक, अब क्या है भाई, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो। आपको नहीं लगता शाह बानो वाला हम फैमिली लॉ में पढ़ते थे। ठीक है, अब भाई हर्षमन चौबा सिंह, इसका कोई लिंक नहीं लग रहा है इसमें। नालसा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नालसा कुछ भी नहीं है, नालसा का तो रोल ही नहीं आ रहा है यहाँ, यहाँ सीधे सीधे रोल आ रहा है भाई साहब मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। बस नेट में ना आप कभी भी ना, एक चीज़ और बता रहा हूँ, नेट के पेपर में आप कभी भी अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि भाई मोहम्मद सलीमुल्लाह इतना इजी नहीं हो सकता। अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है, जितना टफ क्वेश्चन होगा ना, ठीक है, उसका आंसर उतना ही ईजी होगा। ये मतलब ये तुक्का जो है 70% में चलता है, 30% में आपका गलत भी हो सकता है। पर मैं फिर भी कहूँगा एक बिल्कुल वाइल्ड गेस कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा और आपने शाह बानू या नालसा वाला टिक करने से बढ़िया है भाई साहब आप थोड़ा दिमाग लगा लो, आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डू अमाउंट टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अंडर आर्टिकल 356। या सीधा सीधा जो है ना, ये सीधा सीधा जो है आपके उससे उठ के आ गया। और अगर आप देखो ना हमारे उसमें जो आप हमारा सिलेबस है, उसमें जो है यूनिट यूनिट 2 के 5 में इमरजेंसी प्रोविज़न दे रखा है, यूनिट 2 के 6 में टेम्प्ररी प्रोविजंस दे रखे हैं सर्टेन स्टेट से रिलेटेड, जो जम्मू कश्मीर वाला क्वेश्चन आया था। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जुडिशरी, उसके ऊपर प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स। यार ए टू जेड मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बिना सिलेबस से कर रहे हो ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से हिस्ट्री है। ठीक है, और ये ग्रेवयार्ड बन जाएगा आपकी तैयारी के लिए। क्यों, आप सब चीज़ पढ़ने लग जाओगे। सिलेबस होता है ना, तो आप जो है आपको मुद्दे की चीज़ें पढ़नी है बस, कि भाई क्या मुद्दा है, दैट्स इट। ठीक, तो आर्टिकल 356 आपका आराम से हो जाएगा, इसको आप पढ़ लेना अपना आराम से, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है। अब ये देखो, हम नीचे वाला चलते भाई, अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया 119। अब आपने देखा है, आप पूछ रहे हो यार ये बार बार परीक्षा मंथन कह रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जब बेयर एक्ट जो होता है ना, जैसे जो बेयर एक्ट होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट ले लो या जो भी पीडीएफ बुला लो इसको, और बताओ एक्ट मत कहो इसको, फिर कहोगे यार एक्ट कह रहा है, एक्ट कह रहा है। इसके अंदर ना कभी भी ना यार ये वाले क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे कि ये कहाँ से बोरो किया हुआ है या शेड्यूल्स वगैरह, वो ना बहुत अंदर जाके डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ता है, इतना बच्चा नहीं पढ़ पाता है। इसके इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो परीक्षा मंथन जैसी बुक है, इनका सिर्फ कॉन्स्टी जो है इसको फ़ोटोकॉपी करा लो। ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप्स में जाके किसी को कह दो भाई मेरे को किसी इसके ना यार पीडीएफ भेज दे। ठीक, अपना हो जाएगा। तो यार ये वाले जो है ना ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं, ये ज़्यादातर आते हैं परीक्षा मंथन या इन सब से। जुडिशरी की तैयारी की है तो भी आपको एक क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। तो ये देखो, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, स्कीम ऑफ फेडरेशन विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ए का 4, बी का 2, 3, सी का 1, डी का 2। ये मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको तैयार हूँ कि यार आपको तैयारी करनी कैसे है, कैसे आप जो है तैयारी करो, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। बस यहाँ बच्चे गलत क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि पढ़ना कहाँ से है। ये वाले क्वेश्चंस उन्हें ये नहीं पता होता, बेचारे क्या है पीडीएफ पढ़ लेंगे डाउनलोड करके, यार उसमें ये चीज़ें कवर्ड नहीं होती हैं। ठीक है, अगर ऐसे 4 केसेस आ गए, ठीक है, चारों के ईयर आपको पता होना चाहिए। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन मैं कभी भी पेपर में नहीं करता था। रीज़न क्या है, ऐसे एक क्वेश्चन को करने के लिए ना पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के आपको तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे घटिया और फुद्दू केसेस का नाम और ईयर याद करने में। मैं आपको साफ साफ कहता हूँ, मेरे नेट में मैंने कहा था भाई मुझे सिर्फ नेट चाहिए, बहुत है मेरे लिए। ठीक है, 25 में से आपके सिर्फ आप 18 से 20 मार लो ये क्वेश्चंस जो हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बात बताता हूँ, मैं लेकिन इन क्वेश्चन से क्या सीख के जाता था, अब तो मुझे पता चल गया नहीं आ गया, अब इनके ईयर याद कर लो। कभी कभार क्या होता है ना,
नेक्स्ट टाइम ना इनसे रिलेटेड या इनकी केस समरी, अगर इसमें कोई लैंडमार्क केस है ना तो उसकी केस समरी पूछ लेंगे, अगले साल के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप इन चार को जो है, आप इनकी जो है अंदर का मुद्दा क्या था ना, ये आप पढ़ लेना सिंगल लाइन और लिख लेना, दैट्स इट। बस ऐसा कोई आ जाए क्वेश्चन तो इतनी टेंशन नहीं लेनी, इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। वेल एंड गुड, अगर भाई आपने प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करी थी कि आपकी क्रोनोलॉजी वाले, आपको विशाखा वाला याद है, हैबियस कॉर्पस वाला केस याद है, ठीक है, जॉली जॉर्ज वाला भी हमने पढ़ा हुआ है, ये मेरे को याद नहीं आ रहा पैकवेट हमारा, अगर आपकी भाई साहब इनको ईयर याद है तो मुबारक हो, आपको ये चीज़ आती है। नहीं तो इतने टफ़ कि मैं एक एक ईयर याद करूँ, मैं इन क्वेश्चंस के लिए अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूँ 25 में से मेरे को 20 और 25 में से 18 से 20 क्वेश्चन सही करने हैं, बस दैट्स इट। मेरा ये एम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सिंपल है, मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेता चीज़ों के लिए। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत लोग मेरे को ना जीमेल पे मैसेज करते हैं कि क्या हमें एडमिन लॉ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, एडमिन लॉ का इन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, या तो इसका आंसर ये होता है या इसका आंसर ये होता है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा आपको ऊपर ऊपर से एडमिन लॉ पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। जो सिलेबस में जो चीज़ मेंशन्ड है उनको ऊपर ऊपर से देख लो, इतनी ज़्यादा डेप्थ में मत उतरना एडमिन के लिए, तो स्पेसिफिकली मैं आपसे कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अभी ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है एडमिन का, ठीक है, दो ऊपर हमने क्रोनोलॉजी वाले छोड़ दिए हैं, एक अगर आपका एडमिन का ये वाला आया, ठीक है, लेकिन ये ईजी है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ऊपर ऊपर से जो है इसको देख लेना है एडमिन को अच्छे से, ठीक, ऊपर से। लेकिन अब अगर आप नीचे जाओ, ये देखो क्या क्वेश्चन है आर्टिकल वाला। अब मुझे एक बात बताओ, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया प्लस एनवायरनमेंट भी आ गया। अब आप ये देख रहे हो, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यार कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही क्यों नहीं आते, रीज़न क्या है यार? वो ना कॉन्स्टिट्यूट को हर जो भी यूनिट्स मेंशन है ना सबके साथ लिंक करके जो है आपको क्वेश्चन देते हैं। अब ये आप ये नहीं कह सकते कॉन्स्टी का ही है, ये एनवायरनमेंट में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सा है, उन्होंने पूछा भाई कौन से है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट प्लस। यार जब आप तैयारी कर रहे थे ना, आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए थी, ये आपको इस क्वेश्चन को देख के सरप्राइज़ इसलिए नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार एनवायरनमेंट वर्ड है, ठीक है, या एनवायरनमेंट अगर ऐसा कोई वर्ड डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली है। तो जहाँ जहाँ कोई चीज़ ऐसे कवर हो रही है ना, आप जब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ना एकदम से चीज़ कैच कर जानी चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपने PYQs देखे हो ना कहीं के, जुडिशरी वुडिशरी दिया हो, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है वाला, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक नहीं दिया, हाथ पैर मत फुला लेना, इजी है पेपर, मुश्किल नहीं है, बस ये टीचर की तरह सोचने लग जाओ कि फंसाऊंगा कैसे मैं। अब ये देखो भाई साहब, ये है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड दैट till the law is made by the parliament, the appointment by the post of chief election commissioner and the election commissioner shall be done by the president of India on the basis of advice tendered by the committee, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब सपोज करो मैं ये कहता हूँ, ये आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहली बात तो भाई साहब आपके सिलेबस में दे रखा है, PYQ से आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो है इससे रिलेटेड केस लॉ भी पूछते हैं और कभी कभार जो है सेक्शन नंबर भी पूछते हैं, ठीक है। तो सरप्राइज़ एलिमेंट तो इन क्वेश्चंस का होता ही नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ मुझे एक बात बताओ, ये जो TN सेशन है ना भाई, ये पहले थे बंदे, ये बड़ा तगड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, इनके लिए कहा जाता था ये बंदा नाश्ते में नेता खाता है, ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसका तो पक्का ही है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये इस केस में ये चीज़ तो बात ही नहीं हुई थी। आपका सीधा सीधा जो ऑप्शन फंसेगा ना, वो 1 के लिए फंसेगा और 3 के लिए फंसेगा। क्यों? ये जो बात हुई है, TN सेशन जो है बहुत टाइम पहले ही रिटायर हो चुके हैं, और ये जो बात हुई है ना, अगर आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हो ना, तो आप ये मान के चलो कि जब तक मोदी जी का टेन्योर चल रहा है ना, उसी टाइम ये बात हुई है। तो 2014 से लेके 24 आ गया है, ये इसी के बीच का ही केस लॉ था, और ये जो केस लॉ था ये 2015 में से रिलेटेड था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अनूप बरानवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला। तो अगर आपने पढ़े हैं ECI के केसेस, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो आपको जो लैंडमार्क केस है ना, एटलीस्ट वो आपको पता होने चाहिए यार, स्पेसिफिकली जो अभी की सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड डील कर रहे हों, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो ठीक है भाई, 25 में से आपको अब ये चौथा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हमारा जो टारगेट है वो 18 से 20 का है, याद रखना इस चीज़ को।
ठीक, अब ये जो आया था ना पेपर में, इन्होंने दिया था एक तरीके का पैराग्राफ। अगर टेलीग्राम पे आप हो तो मैं वो पेपर का वो वाला पैराग्राफ डाल दूंगा, मुझे पर्सनल जीमेल डाल देना एक wikizilo@gmail.com पे, या टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना, मैं आपको भेज दूंगा। यार वो पैराग्राफ ना, मेरे को एक बात बताओ, जब जब एनवायरनमेंट का कुछ भी आता है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, एमसी मेहता ने ना इतनी पीआईएल लगाइयाँ पूछो मत। आप मतलब ट्रस्ट करके ना इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हो पेपर पे कि हाँ भाई हाई चांसेस है कि इसी ने ही कुछ किया हो, ठीक। तो इसका जो है डायरेक्ट डायरेक्ट सब लोगों ने बहुत इजीली एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से ही वो आया था, ठीक है। इसके बाद आया एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, तो भाई साहब किसके अंदर ये दे रखा था, वो उन्होंने आर्टिकल पूछ लिया एज इट इज़। पेपर में जब पैराग्राफ आता है या वो कॉम्प्रीहेंशन आता है तो उसमें आर्टिकल नंबर या केस का नाम मेंशन नहीं होता, ये आपसे पूछते हैं कि किससे है। तो जो लैंडमार्क, उन्हें भी पता है बच्चा हर कोई नहीं पढ़ेगा, तो इसलिए लैंडमार्क ही देते हैं वो लोग भी, हर किसी को उन्हें एक एक हज़ार पन्ने के केसेस नहीं पढ़े पड़े होंगे कि उसके अंदर ये चीज़ है। अब आता है आर्टिकल 140, ये क्वेश्चन 143। आप आईपीसी पढ़ो, आप कॉन्स्टी पढ़ो, आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, जब दो चीज़ें बीच में ख़त्म हो रही होती है ना, एक चीज़ आप अच्छे से याद रखना, जैसे सपोज़ कर लो आपका जो है फंडामेंटल राइट्स है, तो जो फंडामेंटल राइट का पहला आर्टिकल और जो लास्ट आर्टिकल है ना, यार ये आप हमेशा याद रखो। पता है क्यों? आप ना ये चीज़ देखना, जब नेट की तैयारी करोगे ना, बहुत बार ना या तो ये पहले से पूछेंगे या सेकंड से पूछेंगे, और इसमें से देखना विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द से पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एनफोर्सेबल। तो ये जो है ना आर्टिकल 37 है। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी ये पढ़े हैं और स्टार्टिंग के आर्टिकल्स जो मैं आपको कहता हूँ हमेशा उनका ध्यान दिया करो, तो ये आप इजीली कर सकते थे, इसमें दिक्कत नहीं होती आपको करने में क्वेश्चन। क्यों? यार वैसे ही इन लोगों ने सिलेबस में सबसे पहले ही लिखा हुआ है कॉन्स्टी के सिलेबस में कि भाई फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी पढ़ के आना, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम ये वाला क्वेश्चन गलत करें ना, इसलिए हमें बेयर एक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। बेयर एक्ट से क्या होता है, हमें सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और जो एक सप्लीमेंट्री बुक होती है जो कि आप फोटो कॉपी कराओ सिर्फ क्वांटिटी का, उससे क्या होती है आपकी ये चीज़ रिवाइज होती रहती है कि अगर आपने यहाँ से मिस हो गई कोई चीज़ तो यहाँ से कवर हो गई। और क्वांटिटी के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्वांटिटी की वेटेज ज़्यादा है, इसलिए आप सिर्फ फोटो कॉपी करा लो, सिर्फ क्वांटिटी का पार्ट करा लो अगर कराना है तो। अब भाई साहब ये पूछ रहे 51 AG कहाँ से आया। जब आप आईपीसी भी पढ़ोगे तो भी मेरी बात रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो भी याद रखना, कॉन्स्टी है तो भी एक बात रखना, अपने पास एक वाइट शीट रखो जिसके अंदर ना भाई साहब आप सारे के सारे जो ये अमेंडमेंट वाले चीज़ें हैं ना ये लिखते जा रहे हो। आप पीवाईक्यू उठा के देख लो भाई साहब, ये यही पूछते रहते हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है, अमेंडमेंट बता दो कब हुआ या इस अमेंडमेंट से क्या आया था। ये चीज़ आप मेरी अच्छे से याद रखना। आईपीसी हो गया, आईटी एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ऐसा और ये मैं इसमें ये नहीं कह रहा आप हर चीज़ अमेंडमेंट लिखने लग जाओ, फिर तो मैं बेवकूफ़ हूँ अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई सब लिख दो, नहीं। यार लैंडमार्क चीज़ें लिखा करो, जो सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बस अगर हम उसको कवर कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ 25 में से 25 का टारगेट नहीं है हमारा, 25 में से 18 से 20 का टारगेट है। इफ़ यू गो फॉर एवरीथिंग यू विल एंड अप इन गेटिंग नथिंग इन लाइफ, ठीक है। अच्छा, अब राइट टू एनवायरनमेंट आ जाते हैं। ये देखो ये राइट टू एनवायरनमेंट है, ठीक है। अगर आप थोड़े से भी आपने एलएलबी के टाइम पे पढ़ाई करी है ना, तो एक चीज़ आप याद रखना, और नहीं भी करी तो भी आप याद रखो, ये जो फर्स्ट जनरेशन वाली चीज़ देखते हो, सेकंड जनरेशन वाली चीज़ देखते हो, थर्ड जनरेशन वाली चीज़, ये फर्स्ट जनरेशन में ना भाई साहब स्टेट से रिलेटेड बात करते थे कि स्टेट को है थोड़ा बहुत भाई साहब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद क्या है, जब थोड़ा बहुत वो कर लेती है तो फिर वो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं कि भाई इन लोगों के पास खाना पीना हो, ये लोग भूखे नंगे ना मरे, ठीक है। तो पहले स्टेट से रिलेटेड थोड़ी बात हुई, फिर इंडिविजुअल से रिलेटेड बात हुई, फिर जाके यार जब भरा पेट होगा इंसान का, घर सर पे छत होगी, तो वो किस में कवर होती है, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन राइट्स में। तभी तो जाके वो आगे की राइट्स के बारे में बात करेगा कि भाई साहब राइट टू एनवायरनमेंट की, अगर कोई बंदा भूख है और आप उसको कहो भाई घर पे सोलर पैनल लगा ले, समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। तो अगर किसी ने फर्स्ट जनरेशन राइट भी पढ़ा और सेकंड जनरेशन या हल्का सा भी आइडिया, तो कहेगा यार पहले बंदे को बचाओ फिर उसके बारे में एनवायरनमेंट का ज्ञान दो उसको, ठीक। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ऐसे करने थे, नहीं भी हो पा रहे तो आप चीज़ समझो, डिसहार्टेंड मत हो बस। अच्छा, अब आ जाओ 147 पे, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। अब यार इज़ नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊँ, ये
अगर आप मुझसे आप पूछ लो ना कि ये कौन सा है, मेरे को ना बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको ये नहीं बता सकता ये कौन सा है, पर मेरे को इतना याद है कि मैंने इसे परीक्षा मंथन में पढ़ा था कॉन्स्टी के अंदर, और ये रिलीजन के अंदर तो दूर दूर तक नहीं आ रहा था। मुझे ये चीज़ अच्छे से याद है। ठीक है। तो और सबसे मज़े की बात और दिखाता हूँ मैं आपको। आप ये देख रहे हो, ये इमैनुअल, मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी, यार ये जो है ऐसे जब रिलीजन के केसेस देखोगे ना, ये रिलीजियस लोगों को हाईलाइट करके ही रिलेटेड होते हैं, तो इन दोनों का तो मैं श्योर हूँ नहीं है। और इसको देखो आप, ये क्रिश्चियन नेम है। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर आपको यही नहीं पता ना, फिर तो आप ये भी कह सकते हो भाई ये तो हिंदू का नाम है, फिर आपने इसको क्यों नहीं हटाया? यार ये इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये लैंडमार्क केस है रामेश्वर प्रसाद वाला। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऐसे याद है, एक जज थी जो कि लेडी थी, उसी ने ही डाइसेंटिंग ओपिनियन दे दिया था। और जहाँ तक ये याद आ रहा है ना, सबरीमाला वाला इन्होंने केस दिया था पेपर में। ठीक है। उसी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये शायद से उसी से रिलेटेड है, बाकी आप चेक कर लेना, मैं पैराग्राफ डाल दूंगा उसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, जब भी पेपर में आपको नॉट दिखे ना, आप अगर किसी भी सेक्शन पे हो, आपने जल्दी से नॉट पढ़ लिया, आप उसको हाथों हाथ अंडरलाइन कर देना। क्यों? यार अगर आपके पास टाइम कम हुआ ना और आप एंड में इसको सॉल्व करने हैं, तो हम ये नॉट देखना भूल जाते हैं। यकीन मानो, जब ये गलती होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं आपसे ये चीज़ क्यों कह रहा था। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन, कि भाई रिलीजियस डिनोमिनेशन है निम्नलिखित में से कौन सा, किया ये जो है धार्मिक संप्रदाय की मान्यता के लिए शर्त नहीं है कि भाई ये बंदा जो है ये एक तरीके से ये एक रिलीजन है या एक धार्मिक संप्रदाय है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन फेथ, ठीक है भाई, हो सकता है क्या बंदा एक बंदा एक्स रिलीजन को फॉलो करता हो। ठीक है। कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, आप अकेले तो धर्म फॉलो नहीं करोगे, सब लोग करेंगे मिलके तभी होगा, तो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद आ गया सिस्टम ऑफ बिलीफ, यार कुछ तो आप लोग मानोगे ना कि ऐसे भगवान है या ऐसे भगवान नहीं है, कुछ तो एक आपका बिलीफ होगा ना, है ना, कुछ तो बिलीफ स्ट्रक्चर होगा। और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स मस्ट नॉट हैव अ कॉमन नेम। अब देखो, यही जो है ना इसके अंदर सबसे अटपटा सा आंसर है। ठीक है। तो यही जो है हमारा नॉट के अंदर कवर हो जाएगा, सिंपल। हर चीज़ को ना वहाँ ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ आपने बुक से पढ़ी होगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा नेट के पेपर में। बहुत बार ना आपको जो है अपनी कॉमन सेंस पे दिमाग लगाना पड़ेगा, और तभी कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। ठीक है। द पैसेज इज़ पार्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, ये इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वाला जो है इन्होंने केस दे रखा था। ठीक है। इससे रिलेटेड इन्होंने पूछा हुआ था, तो वहाँ जो है आपको ये पैराग्राफ जो है दिया हुआ था उसके अंदर से करना था। तो ये आप नेट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 25 क्वेश्चन इससे आए थे, आप 18 निकाल लो, 19 निकाल लो, टारगेट लेके चलो कि भाई 70% खींचने मेरे को बस। ठीक है। इसका एम लेके चलो आप। 30% नहीं आ रहे, कोई बात नहीं भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ। ठीक है। सर पे बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़नी, नेट को बस निकालना है। जेआरएफ हो जाए तो भाई साहब भगवान को 2 डब्बे चढ़ा दो मिठाई के, नेट हो जाए तो 1 चढ़ा दो। ठीक है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं quickeasylaw@gmail.com भी एक्सेस कर लेता हूँ। कभी किसी बच्चे की क्वेरी आती है, ऑनेस्ट जेन्युइन होती है, तो मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, हैव अ ग्रेट डे, गुड इवनिंग, बाय।